एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक मैं ऊपर लिख देता हूं पहले, सेल डिवीजन। ठीक है, दिख रहा है सबको? सेल डिवीजन टॉपिक है। अभी मैंने सेल वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम सेल के सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तभी ये टॉपिक पढ़ोगे। अब मैं देखो स्टार्ट कर रहा हूं सेल डिवीजन का पार्ट। तो सेल डिवीजन में एक स्टेटमेंट लिखा है, सबको पता है पहले से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, इन नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक क्या है? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मींस डीएनए, क्रोमोसोम। तो सीक्वेंस, एक सीक्वेंशियल इवेंट चलेगा जिसमें क्या करेगा? सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल्स के वो भी फॉर्म करेगा और देन क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा डॉटर सेल्स में। देन डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में या 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपन सेल साइकिल पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सेल साइकिल मैंने लिखा है ये पार्ट, इसे ही अपन कंप्लीट इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल में पहले ये समझना, सेल साइकिल में स्टेज जो होता है वो 2 पार्ट का होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस का मतलब ऑब्वियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो अपन कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। देन साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब तुम बोलोगे ये पहले क्या होता है? तो ऑब्वियस पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें सेल का डिवीजन अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेल का डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है अपना इंटरफेज और दूसरा पार्ट होता है अपना माइटोटिक फेज। ठीक है, एम फेज। क्या बोला मैंने? एक पार्ट होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, तो जी जो मैंने यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस लिखा मैंने सेल में, उससे पहले अपन एक और पार्ट देख लेते हैं। सेल साइकिल जो होता है इससे पहले मैं एक और पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इसे। जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, क्या बोला मैंने? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? अगर अपना, पहले मैं इसे लिख देता हूं, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को बोलते हैं। और जो मियोसिस होता है वो क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, हमें यही 2 पढ़ना है। सेल डिवीजन में 2 पार्ट, सेल डिवीजन 2 टाइप के हैं, एक माइटोटिक डिवीजन और दूसरा मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक का मतलब इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो डॉटर सेल्स में कितने होंगे क्रोमोसोम? n। लेकिन इक्वेशनल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेम रहेगा। मींस 2n है तो 2n ही रहेगा। इसमें बोल रहे हैं माइटोटिक मींस पेरेंट सेल से वो मैच करेगा, सेम होगा, पेरेंट सेल जैसा ही रहेगा। तो माइटोसिस बोल रहे हैं 2n to 2n। तो मींस पेरेंट अगर, मैं लिख रहा हूं, पेरेंट अगर 2n है तो 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे इसमें, डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो कैसे रहेंगे? 2n वाले रहेंगे। ठीक है, रिडक्शनल में क्या है? पेरेंट अगर 2n है तो 4 डॉटर सेल्स इसमें फॉर्म होते हैं और चारों n वाले फॉर्म होते हैं। देखेंगे इसे डिटेल में करेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये अपना साइटोकाइनेसिस था, साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले माइटोटिक फेज, मींस माइटोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसे मैंने क्या बोला? ये सोच लो कि ये एक सेल साइकिल है, सेल डिवीजन का साइकिल है, जिसमें मेरे पास बहुत कम पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट। और देखो मैक्सिमम पार्ट जो है ये वाला पार्ट है जिसमें ग्रोथ होता है सेल का। तो यहां से यहां इस फेज को अपन बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं अपन? इंटरफेज। और जो इंटरफेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, G1, S, G2। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे हो? तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि G1 जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। G1, S, G2 ये इंटरफेज का पार्ट है, ये M फेज है। ठीक है,
G1SG2 इंटरफेज एंड एम फेज, यानी सेल का डिवीजन इसी टाइप से होगा, G1SG2 इंटरफेज देन एम फेज। तो दो एम फेज के बीच में आता है इंटरफेज, जिसमें सेल का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। जो भी पार्ट है G1SG2 में होगा। एम फेज के बहुत सारे पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद एम फेज और G1 के बीच में, एम फेज और G1 के बीच में एक और फेज आएगा जिसे अपन बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे इसे? साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है क्या? साइटोकाइनेसिस। और कुछ सेल जो डिवाइड नहीं होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं किस फेज में? जी नॉट फेज में। वो किस फेज में एग्जिट हो जाते हैं? जी नॉट फेज में। तो स्टार्ट करता हूं मैं इंटरफेज से, अपन सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इंटरफेज देन एम फेज देन साइटोकाइनेसिस, फिर से इंटरफेज एम फेज साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज एम फेज साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज जो होता है किसी भी सेल का, मैं लिख रहा हूं इस साइड, इंटरफेज जो होता है किसी भी सेल का वो 95% जो टाइम सेल डिवीजन में मान लो 24 आवर्स लग रहे हैं। ह्यूमन सेल्स जो डिवाइड होता है वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है, तो उसमें 23 आवर्स जो होगा वो इंटरफेज वाला टाइम होगा। मीन्स ये 95% जो होता है ड्यूरेशन वो किसका है? इंटरफेज का। और लेस देन 5% जो है वो एम फेज का है, 5% एम फेज का है। ठीक है, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बोला G1SG2 95% कवर करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए ह्यूमन सेल कितने टाइम में डिवाइड होता है? ह्यूमन सेल 24 आवर्स लगता है उसे डिवाइड होने में। बहुत फास्ट कौन डिवाइड कर लेता है? हिस्ट कितने में डिवाइड होता है? 90 मिनट में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है सबको? तो ये पार्ट था हमारा इंटरफेज, एम फेज में प्रोफेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम फेज को भी 4 फेज होता है एम फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, देन आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? सेल अपना फिर से डिवीजन स्टार्ट करना है तो फिर ग्रोथ होगा, फिर डिवीजन स्टार्ट करेगा। और या तो अगर वो सेल को डिवाइड नहीं होना है तो वो जी नॉट फेज में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अब अपना मेन टॉपिक आता है इंटरफेज। इंटरफेज देखते हैं क्या होता है। इंटरफेज में 3 पार्ट मैंने बोला। इंटरफेज को दूसरा नाम है रेस्टिंग स्टेज, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं इसे। ठीक है, G1 जो फेज होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो याद रखोगे क्या? G1 फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है, तुम्हें सबसे पहले ये फेज के बारे में जानने से पहले तुम ये याद तो होगा, सबको याद होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहां पे होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है अगर एस फेज में, तो डीएनए को बनने के लिए क्या? डीएनए में है क्या? न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड को बनने के लिए अपना जो मोनोमर्स होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह कब फॉर्म हो गए? जस्ट उससे पहले वाले फेज में, यानी एस फेज से पहले वाले फेज में क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी। अब सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो पहले से अपने को रखना होगा ना। तो G1 फेज में एटीपी भी बनेगा। तो मैंने क्या क्या लिखा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स, कुछ आरएनए और डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं किस फेज में? G1 फेज में, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मैंने इस साइड लिखा, एंड गोल्गी एपेरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी एपेरेटस ये डुप्लीकेट होता है किस फेज में? G2 फेज में। क्लियर है सबको? G1 फेज में न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स, आरएनए, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। एस फेज में मैंने क्या बोला? डीएनए रेप्लिकेट होता है, मींस डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट बहुत लोग बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे हुआ है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोन जो होता है वो फॉर्म होता है एस फेज में। और क्या बोला? इस फेज का दूसरा नाम है इनविजिबल स्टेज। ये इनविजिबल स्टेज होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सेंट्रियोज जो होता है वो डुप्लीकेट होता है किस फेज में? एस फेज में। ठीक है, सेंट्रियोज जो होता है वो डुप्लीकेट होता है किस फेज में? एस फेज में। G2 फेज शॉर्टेस्ट फेज है। ठीक है, सबसे छोटा है G2। लॉन्गेस्ट कौन सा है? G1, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट पूरा G1 को दिया था। याद आ रहा है तुम्हें? S G2। ठीक है, देन एम फेज है। इसमें G2 में क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म होता है और कुछ ऑर्गेनल्स बनते हैं, आरएनए प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है G1 का मतलब है ग्रोथ, G का मतलब होता है ग्रोथ फेज। ठीक है, समझ में आया? S का मतलब है सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसाइज होता है? डीएनए सिंथेसाइज होता है। कुछ भी डाउट है इन सब में से बताओ, पूछ सकते हो। ये सेल डिवाइड होता है 90 मिनट में, जिसमें इनका 85 to 87 मिनट क्या होगा? 85 मिनट के आसपास क्या रहेगा? इंटरफेज वाला पार्ट रहेगा। 2 to 5 मिनट क्या रहेगा ईस्ट में? वो एम फेज में रहेगा। सेम 23 आवर्स कवर करेगा इंटरफेज, 1 आवर टाइम लगता है एम फेज में। क्लियर है सबको? अब इसमें देखते हैं जो तुम्हारे पास मैंने बोला क्वेश्चन, डीएनए डबल, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट।
तो ये डीएनए डबल का मतलब क्या है? डीएनए डबल का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होगा? तुमसे पूछेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पे होगा, तो क्या बोलोगे? किस फेज में होगा? एस फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन किस फेज में फॉर्म होगा? G2 फेज में। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्म होगा कौन से फेज में? एस फेज में। ठीक है। अब देखो, पहले तो ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्रोमोसोम के बारे में पहले डिस्कस किया था, यहां देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है। ये जो है क्रोमोसोम का क्रोमेटिड आर्म है, क्रोमेटिड आर्म है। ठीक है। और ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, इसे अपन बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम का कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंटर वाले पार्ट में, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है। सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमेटिड आर्म है, इसके पास 2 क्रोमेटिड आर्म है, सेंट्रोमियर 1 है, और सेंट्रोमियर को कवर करके रखता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से कंबाइन होता है, काइनेटोकोर से कंबाइन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होता है, जो क्या करता है इस क्रोमोसोम को टुवर्ड्स सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स के अराउंड खींचता है। दोनों अलग अलग पोल पे खींचेगा कौन? ये काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर, दोनों अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। समझ में आया क्रोमोसोम? ये अपन देखेंगे सेल डिवीजन वाले पार्ट में। ये था अपना क्रोमोसोम। अब तुम्हें पहले ये याद रखना है कि तुम्हारे पास मान लो G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए, पहले ये देख लेते हैं G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। देखो, जब भी डीएनए का अमाउंट बोला ना, डीएनए का अमाउंट या जो भी है उसे पिकोग्राम में डिनोट करते हैं और C से डिनोट करते हैं। अमाउंट को भी नंबर नहीं होता है, डीएनए का नंबर नहीं होता है। अमाउंट को कभी डीएनए को पिकोग्राम में डिनोट करेंगे या C से डिनोट करेंगे, तो बोलते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C ड्यूरिंग G1 फेज एंड क्रोमोसोम इज 46 क्रोमोसोम। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? और क्रोमोसोम को नंबर में डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम जो होता है वो नंबर में होता है, जैसे 46 है। ठीक है। अभी क्या हुआ G1 फेज में? अब ये एस फेज में गया। एस फेज में क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मींस डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया। तो आफ्टर एस फेज क्या होगा ये देखते हैं। ये वाला पार्ट भी मैं रब कर रहा हूं। आफ्टर एस फेज में क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। आफ्टर एस फेज कैसा होगा? मैंने बोला डीएनए जो है वो डबल हो जा रहा है, मींस डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट कैसे हो रहा है देखो, पता है? फॉर एग्जांपल तुम समझना क्या हो रहा है। ये अपने पास 5 क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम, फिफ्थ क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम है। और ऐसा सोचो कि ये एक ऐसा है, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है ना, ये एक ऐसा है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है। अब ये डुप्लीकेट हुआ। डुप्लीकेट कैसा हुआ पता है? ऐसा डुप्लीकेट हुआ, मींस देखो ये एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, तो ये इसका डुप्लीकेटेड डीएनए ये है, ये बन गया, इसका डुप्लीकेटेड ये है, ये है, ये है। अब तुम बाहर से देखो, तुम्हें कितने बन रहे हैं? क्रोमोसोम कितने दिख रहा है? स्टार्टिंग में 5 क्रोमोसोम थे, स्टार्टिंग में 5 क्रोमोसोम थे। तुम देख रहे हो जो अभी देख रहे हो 5 क्रोमोसोम। मैंने बोला आफ्टर एस फेज ये ऐसा बन गया, तो मुझे क्रोमोसोम तो 5 ही दिख रहा है, लेकिन अमाउंट जो था ये 2C था, ये 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो ये 2C क्या हो जाएगा? डबल 4C हो जाएगा। लेकिन ये क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। ये जो क्रोमोसोम कहलाएगा, मेरा थंब फिंगर जो मैं घुमा रहा हूं, ये 1 क्रोमोसोम होगा, ये 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, 5 क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम का नंबर तो कांस्टेंट है, बस डीएनए डुप्लीकेट हुआ, जो मुझे दिखने रहा है। डीएनए अभी सेपरेट नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तब तुम बोलोगे 10 क्रोमोसोम, लेकिन ये ऐसा नहीं है, डुप्लीकेटेड अभी दोनों अटैच है। तो अभी मैं ऐसे बनाऊ ना, तो अमाउंट ऑफ डीएनए ये इस फेज में ऐसा है। आफ्टर एस फेज कैसा हो गया पता है? देखो, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हुआ तो तुम इसे ऐसे देख रहे हो, ये ऐसा नहीं देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो। क्रोमोसोम तो कितना दिख रहा है तुम्हें? पहले ये क्रोमोसोम कितना था? 1। ठीक है। अभी भी मुझे एक ही क्रोमोसोम दिख रहा है, किसी को 2 दिख रहा है तो बताओ। 2 क्रोमोसोम दिख रहा है। 2 क्रोमोसोम का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा होता है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब मैं बोलूंगा 2 क्रोमोसोम बना है, लेकिन अभी क्या बोल रहा हूं, इससे डीएनए जो था डबल हो गया, ये एक और ये एक डबल हो गया, मीन्स 2C, ये 2C था, ये 2C था।
तो डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डीएनए अमाउंट अब क्या बोलोगे 4C, अगर 2C था तो ये 4C हो गया डबल। क्रोमोजोम अगर बोलोगे 1 है मींस क्रोमोजोम 46 था तो क्रोमोजोम अभी भी क्या रहेगा 46 क्रोमोजोम ही रहेगा। ऐसे ऐसे 46 तुम्हें मिलेंगे मींस 1 क्रोमोजोम अभी भी 1 क्रोमोजोम। यानी मैं बोलूंगा आफ्टर एस फेज डीएनए का अमाउंट डबल मींस 2C से 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट रहता है क्योंकि क्रोमोजोम नंबर पे एक ही क्रोमोजोम पे वो ऐसा अटैच्ड है। ठीक है, 2 डीएनए है, ठीक है, डबल हो गया डीएनए, बट क्रोमोजोम मेरा एक ही नंबर है। क्लियर है सबको? तो ये सबको अभी क्लियर है। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड प्लस क्रोमोसोम कांस्टेंट, वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या स्टार्ट करेंगे, अब अपना एम फेज स्टार्ट करेंगे। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ओके, इंटरफेज हो गया। इंटरफेज के बाद अब हम एम फेज स्टार्ट करते हैं। एम फेज को 4 फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये पूरा न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अपन प्रोफेज स्टेज में क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस जो नीट में आएंगे वो प्रोफेज के फीचर्स पूछेंगे, मेटाफेज के फीचर्स पूछेंगे, तुम्हें मैच द कॉलम करके डायग्राम वाले क्वेश्चन देंगे। जब भी ये देखो, अभी मैं बता रहा हूं, तुम एनसीईआरटी का डायग्राम भी खोल लो, अपने पास एनसीईआरटी रखो, साथ में डायग्राम को मैच करना, क्योंकि मैं बोर्ड पे इतना अच्छे से डायग्राम नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा सारे बोर्ड के डायग्राम को, तुम रिलेट कर पाओगे अपने एनसीईआरटी से। अब देखो, प्रोफेज स्टेज में क्या था, अभी तक अपन क्या थे, G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, G2 फेज हो गया। सबका कंट्रीब्यूशन पता है। G1 फेज में न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह फॉर्म हुआ था और सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हुए थे। एस फेज में क्या हुआ था, डीएनए डुप्लीकेट हुआ था, क्रोमोसोम कांस्टेंट नंबर था। और G2 फेज में क्या हुआ, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म हुआ था, कुछ सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म हुए थे, साथ में आरएनए और प्रोटीन फॉर्म हुआ था। ठीक है, जो कि चाहिए अपने सेल डिवीजन के लिए। अगर तुमसे पूछे एटीपी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कहां, किस फेज में हो रहा था, G1 फेज में। क्लियर है सबको? ये अपन पढ़ चुके थे पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो प्रोफेज वाला पार्ट। प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखो, सेल्स में जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, इनका एक आइडेंटिटी नहीं है, मींस डिस्क्रीट एलिमेंट की जैसा आइडेंटिटी नहीं है। ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे अरेंज, तुम इसमें ना डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे कि क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनका क्रोमेटिड्स है, सेंट्रोमियर है, ऐसा कुछ बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो स्टार्ट मींस डिस्क्रीट एलिमेंट जैसा स्टार्ट कब होगा, वो स्टार्ट होगा प्रोफेज स्टेट में। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम में कंडेंस होकर कन्वर्ट होना चाहेगा। अब इसमें क्या दिखेगा तुमको, जैसे ये होगा तो इनका न्यूक्लियर जो एनवेलप है ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होने के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, जब तुम एट द एंड ऑफ प्रोफेज माइक्रोस्कोप से इस सबको देखोगे, ये ऑर्गेनल्स चेक करोगे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये मैंने लास्ट स्टेटमेंट पे लिखा है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under the microscope do not show Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nuclear envelope, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और तुम्हें मैंने क्या बताया था कि एट द एंड ऑफ एस फेज कैसा था अपना क्रोमेटिड, ऐसा कुछ था, याद आ रहा होगा तुम्हें। 1 क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है, ये कितने क्रोमेटिड है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, और क्रोमोसोम कितने हैं, 1 क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? क्रोमेटिड, अगर तुमसे इसमें पूछे क्रोमेटिड आर्म कितने हैं, तो 4 है, 1 2 3 4, और 1 क्रोमेटिड ये होता है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो 2 क्रोमेटिड 1 क्रोमोसोम। ठीक है, तो 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच्ड है दोनों। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, अब इसी फेज में, प्रोफेज फेज में, सेंट्रोसोम मूव करते जाता है, अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट करता है, तो सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। क्लियर है सबको? रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर्स, 2 एस्टर्स फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो रेडिएट, जैसे सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल्स पे गए और वो रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे एस्टर्स बोलते हैं। साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स उससे निकलने लगेंगे, रेडिएट होना स्टार्ट करेंगे, और वो मेटाफेज में जाकर के स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाएगा, काइनेटोकोर से, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर जो प्रोफेज में हुआ क्या क्या है, तुम पहले देखो माइक्रोस्कोप, तुम्हारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बन सकते हैं, प्रोफेज स्टेज में तुम जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें क्या क्या स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, गोल्गी एपेरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। साथ में तुम्हें क्रोमेटिड कैसा दिखेगा, क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, सेंट्रोमियर है, उसके साथ 2 क्रोमेटिड अटैच है, ऐसा दिखेगा। क्लियर है? वो ऐसा इस टाइप का।
न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम सब क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे ना, समझ में आ रहा है क्या, ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। साथ में इसी फेज में सेंट्रोसोम क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है ऑपोजिट पोल्स पे। ये सारे फंक्शन थे प्रोफेज स्टेज में, ये सब हुआ है, ठीक है। अब दो सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोस है वो ऑपोजिट पोल्स पे चला गया। साथ में ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स कहां पे अटैच हो गए, काइनेटोकोर के साथ। अब जितने भी क्रोमोसोम थे ना वो अलाइंड हो गए, एक प्लेट, एक सिंगल इक्वेटर रीजन में अरेंज हो गए, ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे है और उनका दोनों क्रोमेटिड है, वन क्रोमेटिड ऊपर, दूसरा क्रोमेटिड नीचे, ऐसा टाइप का। तुम सोचो ये ऐसा और दूसरा ऐसा और ऐसा अटैच है, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे क्रोमोसोम्स अलाइंड हो गए एक प्लेट के अरेंज के अराउंड, और उस प्लेट को अपन बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये मेटाफेज है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ चुका है क्या, कि यहां पर मॉर्फोलॉजी जो क्रोमोसोम का है मोस्ट इजीली स्टडी कर सकते हो। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी तुम्हें अच्छे से पता चल पाएगा इस फेज में, प्रोफेज में पता नहीं चल पाएगा। देखो इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देखो, कंपेयर कर पा रहे हैं दोनों को, समझ में आ रहा है क्या। तो क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी इस फेज में अच्छे से पता चल पाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जब भी होगा, मींस न्यूक्लियर एनवेलप पूरा हट गया, समझ लो, स्टार्ट जैसे ही हटा ना तो यानी अपना मेटाफेज स्टार्ट हो गया। तो मेटाफेज कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट हुआ है, तो न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया तो यानी मेटाफेज स्टार्ट हो गया। जब तक न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व नहीं हुआ है तब तक प्रोफेज स्टेज है। क्लियर है सबको। सेकंड थर्ड पॉइंट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है सबको, स्पिंडल फाइबर अटैच है। क्रोमोसोम मूव्ड एट स्पिंडल इक्वेटर and get aligned along the metaphase plate through spindle fiber to both poles। सबको पता चल रहा है क्या, कुछ भी है इसमें डाउट, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। क्रोमोसोम मूव्ड एट स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे ये है, इक्वेटर पे मूव किया और अलाइंड हो गया अलोंग मेटाफेज प्लेट, ठीक है, ठीक है, थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। सबको क्लियर है। स्टेटमेंट ये सब क्या कौन से फेज में हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, स्टेटमेंट लिख करके पूछ सकते हैं कि कौन से फेज में हुआ है, तो मेटाफेज में। अपन कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने मियोसिस स्टार्ट नहीं किया, ये माइटोटिक डिवीजन है जिसमें 2n से 2n बनता है, ठीक है। जेनेटिकली मटेरियल सेम रहता है, डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल दोनों का सेम होता है, जैसा पेरेंट का रहता है वैसा ही किसका रहेगा, तुम अभी देखोगे पता चल जाएगा, वैसे ही डॉटर सेल्स का होगा, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, जब अपन गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ माइटोसिस वाला फेज देख रहा है। तो अभी तक प्रोफेज और मेटाफेज में किसी को कुछ डाउट है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ऑब्वियसली लेट प्रोफेज बोल सकते हैं इसे, और ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है। देन मेटाफेज का कंप्लीट हो गया। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज आएगा एनाफेज। इसके बाद क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला जो ये है क्रोमेटिड, इसके ऊपर वाले को मिलेगा, दूसरे वाले नीचे क्रोमेटिड, ये डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमेटिड का डिवीजन हो जाएगा। मीन सेंट्रोमियर डिवीजन, ऐसा सोचो कि इस पे एक लाइन कट कर रहा हूं मैं, इस लाइन से नीचे सेंट्रोमियर और 1 क्रोमेटिड चला गया, ऊपर सेंट्रोमियर प्लस 1 क्रोमेटिड चला गया, मीन सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, ये वाला स्टेटमेंट पहले पढ़ो, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट। क्लियर है सबको। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों क्रोमेटिड देखो सेपरेट हो गया, समझ में आ रहा है क्या, क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। क्लियर है सबको। देन मैंने क्या लिखा है, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, 2 डॉटर क्रोमेटिड फॉर्म होता है, और वो डॉटर क्रोमेटिड को डॉटर क्रोमोसोम बोलोगे, जो आगे चल करके न्यूक्लियस के अंदर अरेंज हो जाएंगे और न्यूक्लियस बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको। ये था एनाफेज का फीचर। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो, अब ये सब क्या होगा, ये क्रोमोसोम क्या करेगा, क्लस्टर फॉर्म करेगा एट ऑपोजिट पोल्स, और ये फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस में। तो मैंने क्या लिखा है, पहली बात ये देखो, क्रोमोसोम का जो क्लस्टर होगा इस केस में, अब ये ऐसा नहीं दिखेगा, अब ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें तुम एक क्रोमोसोम को डिस्क्रीट एलिमेंट की जैसा सेपरेट नहीं कर पाओगे, जो यहां पे कर पा रहे थे इस फेज में। अब ये इस फेज ऐसा टाइप का दिखेगा, और साथ में न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, साथ में गोल्जी अपैरेटस फॉर्म हो जाएगा, साथ में इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने को मिलेगा तुम्हें। इसके साथ न्यूक्लियर एनवेलप देखो है, गोल्जी अपैरेटस भी दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स
एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। एक सेपरेट क्रोमोजोम को तुम फाइंड, इनको आइडेंटिटी नहीं पता चल पाएगा तुमको कि एक सेपरेट क्रोमोजोम है यहाँ पर, ठीक है। साथ में न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियोलस, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फॉर्म हो जाता है। इसके बाद ये था अपना टीलोफेज का एंड, ठीक है। अभी तक ये एक ही सेल के अंदर ऐसा है। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, क्या होगा, फरो यहाँ पे बनेगा। फरो बनने से क्या होगा, ये दोनों सेल ऐसा ऐसा इनवेजिनेट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करके ये फाइनल ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ है, मींस इनके जो साइटोप्लाज्म का वो का डिवीजन हो गया। क्लियर है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? और देखो सेंट्रियोज, एक एक सेंट्रियोज मिल गया। अब बताओ ये सेल फिर से अगर डिवाइड होगा तो ये सेंट्रियोज का डुप्लीकेशन फिर से स्टार्ट होगा, और वो डुप्लीकेशन कौन से फेज में होगा, एस फेज में होगा। इंटरफेज के एस फेज में सेंट्रियोज डुप्लीकेट करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कुछ भी डाउट है? बहुत ही ईजी है। एम फेज बहुत ईजी है। जो माइटोटिक डिवीजन ये बहुत ईजी है। मियोटिक डिवीजन में थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि फेज 1 आता है, फेज 2 आता है, तुम उसमें फीचर्स बहुत सारे उनके सब फेज है वो डिसाइड नहीं कर पाते, तुम्हें याद नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पे अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, देखना और फिर सोचना क्या क्या लिखा हुआ है। और जिसमें सबको डाउट आता था कि क्रोमोजोम का नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट रह रहा था, वो क्यों था, वो समझ में आ रहा है क्या सबको? और डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा था, 2C से 4C हो रहा था, 46 का 46 था, ये समझ में आया सबको? ठीक है। अगर तुमसे पूछे सेंट्रियोज का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है, तुम क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन सा फेज सेलेक्ट करोगे? तो एम फेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। साथ में तुम्हें कौन से फेज में क्रोमोजोम डिस्क्रीट एलिमेंट की जैसा नहीं पता चल पाएगा, मींस क्रोमोजोम की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, किस फेज में? तो टीलोफेज में, लिखा है मैंने, ठीक है। किस फेज में? न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता है माइक्रोस्कोप से, जब तुम उसे देखते हो तो कुछ नहीं दिखता है। कौन से फेज में? लेट प्रोफेज में, प्रोफेज स्टेज में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? कौन से फेज में? स्पिंडल क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। कौन से फेज में? एना फेज में, ठीक है। कौन से फेज में? क्रोमेटिड्स जो होते हैं इक्वेटर पे, स्पिंडल इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, एक साथ अलाइंड हो जाते हैं, जिसमें क्रोमेटिड्स, दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए दिखते हैं। ऐसा क्रोमेटिड्स इस टाइप का दिखता है, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कर सकते हो सब कुछ। देन अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मियोसिस। माइटोसिस के कुछ तुम्हें सिग्निफिकेंस भी पता होगा कि इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सेम होता है, कांस्टेंट रहेगा, 2n से 2n ही फॉर्म हो रहा था। तो अपन बॉडी को, सेल्स को अगर डिवाइड करना, जैसे प्राइमरी, तुम्हें ये एक मैं बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस जब बताऊंगा ना तो बताऊंगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करने हैं, मींस 2n से 2n फॉर्म करना है, तो तुम माइटोटिक डिवीजन का हेल्प करोगे। लेकिन स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करना है तो अपने को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करना है, मींस 2n से n जाना है, तो अपन मियोसिस का यूज करेंगे। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करना है तो वहां बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला फॉर्म होता है, ठीक है, 2n से 2n वाला फॉर्म होता है। क्लियर है सबको? तो कुछ ऐसे तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। और कभी कभी क्या होता है साइटोकाइनेसिस में ना, ये विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो इससे क्या मिलेगा तुम्हें? न्यूक्लियस ही बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट मिलेंगे। और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट का एग्जांपल कौन सा है? एंडोस्पर्म वाला न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियर डिवीजन ही खाली होता है, ठीक है। तो वहां पे अपना क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट हो जाता है। सेल्स दो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, एक ही सेल रहेंगे जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। क्लियर है सबको? मींस ये भी न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो, एक से दो बना लेंगे, ये भी एक से दो बना लेंगे, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 4 से 8, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट रहेगा। एग्जांपल है एंडोस्पर्म वाला न्यूक्लियस। क्लियर है? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मियोटिक डिवीजन।